एक लड़की जो रोजाना की तरह कॉलेज तो जाती है पर कभी वापस नहीं लौटती। उसके कातिल शायद सामने ही थे, लेकिन पुलिस, सीआईडी, सीबीआई किसी ने भी उन्हें देखना जरूरी नहीं समझा। पर क्यों? आखिर क्यों तीन डिपार्टमेंट मिलकर एक मासूम को न्याय नहीं दिला सके? क्या जिसने जेल में 6 साल बिताए सच में वो क्रिमिनल था? आखिर क्यों सौजन्या का इंसाफ आज भी अधूरा है? क्यों उसके असली गुनहगार को छुपाने की कोशिश की गई? और कौन है वो बड़ी हस्ती जिस पर शक करने का खामियाजा कई लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा? जानेंगे सब कुछ, बस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ये केस जुड़ा है कर्नाटक के धर्मस्थला से, जो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बसा एक छोटा सा गांव है और अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसी गांव में बसता है बेलधानगढ़ी, एक छोटा सा टाउन जहां उजीरे नाम की जगह पर जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह लिए पली बड़ी थी सौजन्या। चेहरे पर मुस्कान और मन में जिंदगी की जंग को जीत लेने की उमंग के साथ सौजन्या हमेशा पढ़ाई लिखाई में तेज रही। वो श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कर रही थी। 17 साल की सौजन्या रोज सुबह 7:30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकलती थी। 9 अक्टूबर 2012 को भी वो बिना कुछ खाए पिए कॉलेज के लिए निकल गई। असल में 9 अक्टूबर को अविधवा नवमी का त्योहार था, जिस वजह से माँ को पूजा के लिए प्रसाद वगैरह तैयार करते हुए टाइम हो गया और सौजन्या का नाश्ता बनाने में देरी हो गई, इसलिए वो बिना टिफिन के कॉलेज के लिए निकल गई। दिन भर सौजन्या कॉलेज में पढ़ाई करती रही। शाम को 3:45 पर बस पकड़कर कॉलेज से वापस घर के लिए निकली। रोजाना की तरह आज भी बस में सौजन्या के साथ उसके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स थे। सभी लोग हंसते खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। करीब 4 बजे सौजन्या का स्टॉप नेत्रावती आ गया और वो बस से उतरकर अपने घर के लिए पैदल चलने लगती है। सौजन्या का घर नेत्रावती स्टॉप से करीबन 20 मिनट की दूरी पर था और वहां तक जाने के लिए बीच में एक छोटा सा जंगल था। अक्सर लोग इसी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर की तरफ जाया करते थे। सौजन्या भी रोजाना इसी रास्ते से अपने घर जाती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज उसके लिए ये रास्ता कितना खौफनाक साबित होने वाला है। रास्ते में चलते हुए सौजन्या को प्रकृति हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड और सौजन्या के मामा ने भी देखा था। करीबन 4:15 पर सौजन्या के मामा विट्ठल गौड़ा ने उसे देखा, जो दूसरी तरफ से आ रहे थे। उन्होंने सौजन्या से बातें की और फिर वहां से निकल गए। शाम के करीब 5 बज गए, 6 बज गए, लेकिन सौजन्या घर नहीं पहुंची। वही माँ कुसुमावती को अब चिंता हो रही थी कि बेटी आखिर गई कहाँ। वो रोजाना समय से आती थी, लेकिन 9 अक्टूबर को वो जैसे कहीं गायब हो गई। सौजन्या की माँ ने तुरंत ये जानकारी अपने पति को दी। सौजन्या के पिता ने अपने रिश्तेदारों, सौजन्या के फ्रेंड सभी को फोन किया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अब शाम के 7 बज गए थे। पूरे गांव में सौजन्या के गायब होने की खबर फैल गई। हर कोई परेशान था कि सौजन्या गई कहाँ। तब गांव के ही करीब 300 लोगों ने बस स्टॉप से लेकर सौजन्या के घर तक तलाश शुरू की। धीरे धीरे गांव का कोना कोना छाना गया। चप्पे चप्पे पर तलाश की गई, लेकिन सौजन्या कहीं नहीं मिली। रात के करीब 11 बजे जब उसके आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो गांव वाले बेलधानगढ़ी पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। गांव वालों की उम्मीद के परे पुलिस वालों ने उनका साथ देने की जगह उल जुलूल बातें शुरू कर दी। लेकिन भीड़ को देखकर आखिरकार पुलिस पर भी प्रेशर पड़ा और रिपोर्ट फाइल हुई। लेकिन पुलिस ने साफ लहजे में कह दिया था कि अगर कल शाम तक भी सौजन्या वापस नहीं आती है तो उसकी तलाश की जाएगी। लिहाजा ये जवाब एक परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा बेरुखा और डराने वाला था। इसलिए सौजन्या के पेरेंट्स और बाकी गांव वालों ने वापस से तलाश शुरू करने का फैसला किया, लेकिन ये मुमकिन न हो सका क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था और बारिश भी हो रही थी। इसलिए अगली सुबह फिर से सौजन्या को ढूंढने का फैसला हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। इधर सौजन्या के परिवार के लिए रात का एक एक पल पहाड़ की तरह था। अगली सुबह होते ही पूरा गांव फिर से गांव की बेटी की तलाश में निकल गया और सुबह के करीब 8 बजे उसी जंगल वाले रास्ते में झाड़ियों के पास गांव वालों को एक लड़की की बॉडी मिलती है, जो सौजन्या की थी। उसके हाथों को नीले रंग के दुपट्टे से, जो सौजन्या का ही था, उससे कसकर पेड़ से बांधा गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। सिर्फ यही नहीं, इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर वो था जिसमें सौजन्या के में काफी अंदर तक मिट्टी भर दी गई थी। ये नजारा देखकर गांव वालों का खून खौल उठा। हर कोई जानना चाहता था कि एक मासूम की ये हालत की तो की किसने। तुरंत इस सब की जानकारी पुलिस को दी जाती है। बेलथनगढ़ी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और बिना किसी खास इन्वेस्टिगेशन के सौजन्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
वहीं गांव वाले इस केस के लिए प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सौजन्या को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। पुलिस पर प्रेशर गहराता जा रहा था क्योंकि अब इस केस पर मीडिया भी नजरें गड़ाई बैठी थी। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि गांव वाले पुलिस से खुश हो जाते हैं। असल में सौजन्या की बॉडी मिलने के ठीक 2 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 2012 को 5 लोग एक पागल आदमी को पकड़कर पुलिस के पास लाते हैं और कहते हैं कि इसी ने सौजन्या के साथ गलत काम कर उसकी जान ली। इस व्यक्ति का नाम था संतोष राव और जो 5 लोग इसे पकड़ कर लाए थे उनका कहना था कि संतोष गोमतेश्वर स्टैचू के पास बैठा हुआ था और जब इन लोगों ने उससे पूछताछ की तो वो वहां से भागने लगा और पकड़ने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सुनकर लोग भी खुश थे और पुलिस भी। पुलिस ने बिना कोई खास पूछताछ क्रॉस एग्जामिन के ही संतोष को जेल में डाल दिया। अब देखने में तो ये केस बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन असल में ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जिस संतोष को पुलिस ने सौजन्या के केस में गिरफ्तार किया था, असल में तो वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था, जिसका पता उसकी मेडिकल कंडीशन को देखकर लगा। असल में संतोष को फिमोसिस नाम की बीमारी थी। ये बेसिकली मेल्स के प्राइवेट पार्ट की स्किन से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें मेल्स के लिए किसी फीमेल से संबंध बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा करने पर उन्हें एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है। ऐसे में संतोष को जिस हैवानियत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था, वो तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। इससे भी बड़ी बात, फॉरेंसिक टीम को संतोष की बॉडी पर कई चोटों के निशान मिले थे, जिसके लिए पुलिस ने कहा कि ये सौजन्या ने अपनी सेफ्टी करते वक्त संतोष को दिए होंगे। लेकिन जब सौजन्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसके नाखूनों में संतोष की स्किन का कोई भी टुकड़ा, इवन ब्लड या डीएनए तक नहीं था। इससे भी बड़ी बात, संतोष मेंटली डिस्टर्ब था। वहीं सौजन्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये साबित कर चुकी थी कि उसके शरीर पर जो डीएनए मिला है वो संतोष से दूर दूर तक मैच नहीं करता है, बल्कि उसकी बॉडी पर 2 लोगों के डीएनए थे, जिन्हें किसी भी सस्पेक्ट से मैच करने की जहमत पुलिस ने उठाई ही नहीं। उल्टा पुलिस अब भी संतोष को ही आरोपी बनाने पर तुली हुई थी, जबकि जो असली सबूत थे उन्हें बार बार दरकिनार किया जा रहा था। जैसे जहां सौजन्या की बॉडी मिली थी वहां आसपास पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, डॉग स्क्वाड या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाने की भी कोशिश नहीं हुई, न ही क्राइम सीन की ठीक से फोटोग्राफी करवाई गई। इस पूरे केस में बेलथंगड़ी पुलिस स्टेशन के पीएसआई योगेश कुमार की भूमिका सबसे ज्यादा सस्पिशियस रही, जिन्होंने प्रकृति हॉस्पिटल और बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करना भी जरूरी नहीं समझा। क्राइम सीन पर पुलिस को एक पेपर चिट भी मिली जिस पर 2 फोन नंबर्स लिखे हुए थे, लेकिन पुलिस ने ना तो इन फोन नंबर्स को वेरीफाई किया और ना ही ये लिखावट मैच करवाई गई। इसके अलावा क्राइम सीन पर सौजन्या की बंद पड़ी घड़ी भी थी, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे बड़ी चीज की सौजन्या की बॉडी जिस लोकेशन पर मिली थी वहां रात भर जोर से बारिश हो रही थी। सुबह जब गांव वाले लोकेशन पर पहुंचे तब भी वहां बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद सौजन्या का शरीर बिल्कुल भी गीला नहीं था और न ही पास में पड़ा उसका बैग, किताबें भी कुछ गीली नहीं थी। यानी सौजन्या को कहीं और गया था और बाद में सबकी नजरों से बचकर उसे यहाँ डंप किया गया, वो भी शायद सुबह ही। लेकिन पुलिस ने इतने बड़े सबूत को भी नजरअंदाज कर दिया। इसी उधेड़बुन में तकरीबन 1 महीना गुजर गया। सौजन्या के पेरेंट्स और गांव वाले समझ चुके थे कि पुलिस हर सबूत को मिटा देगी, इसलिए सभी ने इस केस को हायर अथॉरिटीज के पास भेजने की मांग की। और वहीं सौजन्या की मां और उसके भाई ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि संतोष ने कुछ किया है। इसलिए गवर्नमेंट को पूरा केस सीआईडी को सौंपना पड़ा। सीआईडी ने पूरे केस की जांच एकदम शुरू से की और सौजन्या के क्लासमेट्स, उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, जिसमें कई नए पहलू सामने आए जिन पर पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया था। जिसे सौजन्या की दोस्त मिस वर्षा ने बताया कि जब वो दोपहर को इसी रास्ते से कॉलेज जा रही थी तब उसने इसी जंगल वाले रास्ते पर 2 लड़कों को खड़े देखा था। उनमें से एक बाइक पर था और दूसरा उसके पास खड़ा बातें कर रहा था। वो कह रहे थे कि यहाँ कुछ भी करना सेफ नहीं होगा। अब क्योंकि सौजन्या के शरीर पर 2 लोगों के सीमन मिले थे तो सीआईडी की टीम को शक हुआ कि शायद ये वही 2 लड़के हैं। दूसरी तरफ सौजन्या की माँ और उसके भाई का कहना था कि संतोष को जबरन फंसाया जा रहा है। उनकी बेटी की इज्जत लूटने वाले और उसे मारने वाले शायद से वही 5 लोग हैं जो संतोष को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे थे। इसी शक के आधार पर सौजन्या की मां और भाई ने नामजद उन्हीं 5 लोगों के खिलाफ केस फाइल भी करवा दिया। अब लोगों का, मीडिया का और पॉलिटिकल प्रेशर इस केस में बढ़ रहा था, तो सीआईडी ने भी इन 5 से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में सीआईडी ने भी कोर्ट में यही कहा कि ये 5 क्राइम वाले दिन लोकेशन या उसके आसपास भी नहीं थे। उल्टा इनमें से एक तो गाँव में ही नहीं था, इसलिए 5 को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन यहाँ सीआईडी ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी उन 5 लोगों ने बताया उसी के आधार पर उन्हें छोड़ दिया
और अंत में संतोष राव को ही आरोपी बताकर उसे सजा दिलाने की मांग की। इस सब से ये तो साफ हो चुका था कि पुलिस और सीआईडी सौजन्या को इंसाफ दिलाने की नहीं बल्कि किसी बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब कर्नाटक के दूसरे इलाकों में भी सौजन्या को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और सीबीआई जांच की मांग करने लगे। वहीं पूरा गांव भी सीबीआई मांग पर अड़ा हुआ था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब धर्मस्थला में इस तरह का केस हुआ था, बल्कि बीते कुछ सालों में 463 के लगभग केस हो चुके थे, जो सभी अनसुलझी पहेली बनकर रह गए थे। हैरानी तो इस बात की है कि इनमें से 93 के लगभग केसेस सौजन्या जैसी लड़कियों से ही जुड़े हुए थे। अब लोगों की मांग ने जब बुलंद आवाज पकड़ी तो सरकार ने भी यह पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने भी शुरू में बहुत तेजी दिखाई, लेकिन आखिर में पूरे 4 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने भी संतोष राव को ही आरोपी बता दिया और जो सबूत पुलिस ने दबाए थे उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार पुलिस, सीआईडी और सीबीआई ये सभी टीमें और सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही थी और संतोष राव जैसे मासूम लोगों को फंसा रहा है। संतोष जिसने कुछ भी नहीं किया था, उसे पूरे 6 साल तक इस केस की वजह से जेल में रहना पड़ा। 2023 में उसे हर तरह के आरोपों से रिहा कर दिया गया, लेकिन इस सब के बीच संतोष ने अपनी मां को खो दिया, जो अपने बेटे पर लगे आरोपों को सहन ना कर सकी और उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह संतोष की छोटी सी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई और सौजन्या को कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है और शायद धर्मस्थला के 463 केसेस की तरह हमेशा अनसॉल्व ही रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या सौजन्या और बाकी केसेस को कभी सही तरह से सॉल्व किया जा सकेगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो।